नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम राय। मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली से आपसे जुड़ने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं हाल ही में हुए बिहार चुनाव के बारे में। मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने प्रदेश की सियासत ही नहीं बल्कि इस देश की सियासत में अहम योगदान दिया। मैं बात करने जा रहा हूँ आपके अपने नीतीश कुमार के बारे में। मेरे अपने प्रिय दुष्यंत कुमार ने कभी लिखा कि हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। दीवारें हिलने लगी हैं पर्दों की तरह, लेकिन शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। और मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि अज्ञानता हमेशा बदलाव से डरती है। इस सब बातों के बीच बिहार का चुनाव हुआ। बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ, राजनीति के जानकार, परिपक्व राजनीति करने वाले रणनीतिकार ने बोला कि इस बार कभी महागठबंधन को इतनी सीटें आएंगी, एनडीए को इतनी सीटें आएंगी, नीतीश कुमार हो सकता है 25 सीटों पे जेडीयू सिमट जाए। लेकिन जो परिणाम आया वह अप्रत्याशित था। एनडीए को 200 से ज़्यादा सीटें आईं, प्रचंड बहुमत मिला। हालांकि एनडीए को इस चुनाव में 2010 से कम सीटें आई हैं। तो आइए इस बात करते हैं शुरू से। बात है 1 मार्च 1951 की। पटना बख्तियारपुर में एक लड़का जन्म लेता है। राम लखन सिंह जी, जो कि पेशे से आयुर्वेदिक वैद्य थे, उनके घर में एक बच्चा जन्म लेता है। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि अब एनआईटी पटना है, वहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। उसका नाम है नीतीश कुमार, जिसने अपने छात्र जीवन में काफ़ी सक्रियता निभाते हुए राजनीति की तरफ अपना कदम बढ़ाया। जिसने 1974 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के साथ अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की। ऐसे व्यक्ति ने, किसने सोचा था कि वह एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। और मुख्यमंत्री ही नहीं बनेगा, 1 या 2 बार नहीं बल्कि 10-10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाला व्यक्ति सामान्य मस्तिष्क का नहीं हो सकता। उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव 1985 में लड़ा और हार गए। दूसरा चुनाव लड़ा, हार जाते हैं। लेकिन उनका साहस, उनका बल वहाँ पर नहीं टूटा। 1990 से लेकर के 2005 तक, जब लालू यादव का ताप प्रचंड पे था, जब बिहार की राजनीति में लालू यादव सिरमौर हो चुके थे, तब नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति का पौधा रोपा। जी हाँ, पहली बार वह मुख्यमंत्री बने 2000 में, लेकिन सिर्फ वह 7 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। उस समय वह अविभाजित बिहार था। 324 सीटें हुआ करती थी, 163-64 सीटों पे बहुमत माना जाता था। 2005 में वह पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ संभाली ली और वह 2010 तक अपना कार्यकाल कंटिन्यू किया। और यहाँ से उनको गुड गवर्नेंस मैन कहा जाने लगा। सुशासन बाबू के नाम से वह विख्यात हो गए। 2010 में वह पुनः चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। लेकिन आपको सोचना होगा, 2004 से 2009 के बीच आपके लालू यादव जो है रेल मिनिस्टर थे, और क्या ताप था उनका केंद्र की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में। लेकिन नीतीश कुमार चुनाव जीत जाते हैं और प्रचंड सीटें लाते हैं, 115 सीटें अगर मुझे सही से याद है तो। 2013 में इन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। फिर एक दूसरे लड़के की, बिहार के एक दूसरे लड़के की एंट्री होती है। श्रीकांत पांडे के यहाँ जन्मा हुआ एक लड़का, नाम है प्रशांत किशोर। वह लालू और नीतीश को एक साथ लेके आता है, मानो पूर्व और पश्चिम उसने एक कर दिया हो। 2015 में यह महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। बीजेपी 55 सीटों में आ जाती है। 2010 में याद रहे कि बीजेपी 91 सीटों पर थी, और 2015 में जब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस साथ में लड़ते हैं तो सबकी परफॉर्मेंस उधर जाती है और बीजेपी लुढ़क कर 55 सीटों पर पहुंच जाती है। कांग्रेस 27 सीटें ले आती है, आपकी आरजेडी लगभग 80 सीटें और नीतीश कुमार की जेडीयू 71 सीटें। तेजस्वी यादव लालू यादव के कुनबे से, लालू यादव के सुपुत्र, बिहार के उप मुख्यमंत्री बनते हैं। कुछ दिनों तक सरकार चली। 2020 में फिर से चुनाव हुआ, फिर से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनते हैं और आरजेडी 75 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है। यह सब देखते हुए अगर मैं पिछले 20 सालों में जीतन राम मांझी का अपवाद हटा दूं, तो पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार की राजनीति करने की जो समझ है, जो उन्होंने बिहार को अकेले जीतना संभव नहीं है। यहाँ पर चूक कर गए प्रशांत किशोर ने 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। 243 की 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, उन्होंने चुनाव लड़ा और नतीजा यह निकला कि उन्हें 0 सीटें प्राप्त हुई। उनका वोट परसेंटेज 3 से 4% के बीच में रहा। कभी मुझे याद आता है लालू यादव ने सदन में कहा था अपने मजाकिया अंदाज में कि नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं और मेरे मुंह में 32 दांत हैं। लोग कहते हैं नीतीश कुमार खाना ठंडा करके खाते हैं,
लेकिन नीतीश कुमार ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने लंबे दिनों तक या इतनी सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अगर हम नवीन पटनायक, हमें नाम याद आता है, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार की इस बार चुनाव में स्थिति ऐसी हो गई है जैसे कि जो बाइडेन की थी अमेरिका में। लेकिन इन सभी कसमकस के बीच नीतीश कुमार फिर से सर्वाइव कर जाते हैं। पिछली बार जिनको सिर्फ 43 सीटें मिली थी, इस बार उनकी पार्टी को 85 सीटें मिलती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 89 सीटें मिलती हैं, 89। और लेकिन यह सब याद रहने, लोग कहते हैं कि 202 सीटें आई, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन इससे भी बड़ी जीत एनडीए अर्जित कर चुकी है 2010 में, जब उसे 206 सीटें आई थी। बीजेपी इस बार 89 सीट्स लाई है, लेकिन 2010 में बीजेपी को 91 सीटें मिली थी। तो राजनीति की समझ रखने वाले, राजनीति को करीब से समझने वाले, परिपक्व राजनीति करने वाले लोग कहते थे कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी होगी, जेडीयू को 43 से कम सीटें आएंगी। और लोग ऐसा आकलन लगाते थे कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और लालू यादव का सपना साकार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लालू परिवार में कलह हो गई है, आपको पता ही है। रोनिया आचार्य घर छोड़ के जा चुकी हैं, उनकी बाकी बेटियां भी छोड़ के जा चुकी हैं। तेज प्रताप यादव ने पहले से ही एक दूसरी पार्टी बना ली जिसका नाम है जनशक्ति जनता दल। वह खुद चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। तो चुनाव कोई मामूली विषय नहीं है, चुनाव अध्ययन का विषय है, चुनाव समझ का विषय है। बीजेपी ने अपनी पूरी मशीनरी बिहार में लगा दी। हमारे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार जाते हैं 1 महीने 2 महीने पहले से, और एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। वो चैनलों पे जाते हैं, डिबेट करते हैं, अपनी बात रखते हैं, लोगों के बीच में एक नैरेटिव सेट करते हैं। और वहाँ पर अगर देखा जाए हमारी इस कांग्रेस पार्टी विपक्ष की, मैं हमारी कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ही पार्टियाँ हिंदुस्तान की पार्टियाँ हैं और हमें किसी एक की तरफ से नहीं बोलना चाहिए, हमें दोनों का पक्ष आपके सामने रखना चाहिए। वहाँ पर राहुल गांधी चूक कर गए, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व वहाँ पर नहीं दिखा। राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें ले आ पाई, अगर मुझे सही से याद है। तो कांग्रेस को अगर कुछ अच्छा करना है तो उन्हें ज़मीनी तौर पर, सतही तौर पर उतर कर राजनीति करनी पड़ेगी। उन्हें अपने बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरना पड़ेगा, उन्हें अपना काडर मजबूत करना पड़ेगा, उन्हें फिर से विचार विमर्श करना पड़ेगा कि आखिर चूक कहाँ हुई। 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो पूरे देश में उसका बिगुल बजता है, उत्तर प्रदेश और बिहार। अगर आप उत्तर प्रदेश में विधानसभा में अच्छा करेंगे तो लोकसभा में जाहिर सी बात है आप अच्छा करेंगे। बिहार के विधानसभा चुनाव में आप अच्छा करेंगे तो आप लोकसभा में भी अच्छा करेंगे। और ये 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां से लगभग 120-125 सीटें जाती हैं लोकसभा में। तो अगर किसी के 100 एमपी यहाँ से चुन के चले गए तो केंद्र में उसकी सरकार बनना तय है, और वही लहर पूरे देश भर में देखी जाती है। तो राहुल गांधी को ये समझना होगा कि वो विधानसभा के चुनाव में लोकसभा का चुनाव ना लड़ें। वह जमीनी तौर पर कार्यकर्ताओं के अंदर वह जोश, वह उल्लास, वह विश्वास पैदा करें कि कांग्रेस पार्टी फिर से आ सकती है। आगामी 2027 में फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, फिर 2026 में बंगाल में चुनाव होगा, और हम देखते हैं कि कांग्रेस क्या करती है, बीजेपी क्या करती है, और यह राजनीति कैसे आगे जाती है। मुझे एक शेर याद आता है जिसमें यह कहा गया कि यादों की मौसम में बारिश बहुत हुई लेकिन ज़मीन पर हर बार सूखा ही मिला। सत्ता तो परिवर्तित हो जाती है लेकिन देश की जनता को यह नहीं पता चल पाता कि व्यवस्था परिवर्तित नहीं हो पाया। व्यवस्था परिवर्तन भी हो तभी सत्ता परिवर्तन का मज़ा आता है, तभी इस देश की जनता को डायरेक्ट लाभ मिलता है। और मैं इसी बात से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं। धन्यवाद।